नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना और विषम चतुर्भुज का बंटवारा करना। तो ये बहुत ही वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा देखिएगा तभी आप विषम चतुर्भुज से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, क्योंकि खेत के नाप में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, विषम चतुर्भुज, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हो। तो हमारे सामने एक चतुर्भुज है, इसकी भुजा की माप ऊपर वाली है 24 मीटर, बगल वाली है 18 मीटर, नीचे वाली है 30 मीटर और इधर वाली है 26 मीटर। ये चार भुजाएं हैं, चारों अलग अलग है ना। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, लेकिन ये 90 से कम है, ये दोनों 90 से ज्यादा है। अगर चार भुजाएं अलग अलग हैं तो चारों कोण भी अलग अलग होंगे। दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो दो कोण बराबर हो सकते हैं, लेकिन अगर चारों भुजाएं अलग अलग हैं तो चारों कोण भी अलग अलग होंगे, लेकिन सभी कोणों को जोड़ने पर 360 आएगा, क्योंकि चतुर्भुज में जो कोणों की माप होती है वो पूरी 360 डिग्री की होती है और 180 किसकी होती है? त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं क्षेत्रफल। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल दो तरीके से लोग निकालते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आमने सामने की भुजाओं को जोड़कर आधा करो और गुणा कर दो, लेकिन इस नियम से क्षेत्रफल एक्यूरेट नहीं आता। अगर आप बीच में डायगोनल खींच लेते हैं, यानी कि विकर्ण खींच लेते हैं, और उस विकर्ण के माध्यम से, जैसे मैं विकर्ण खींच दूं, ये मान लीजिए एक विकर्ण है और इस विकर्ण की लंबाई 30 मीटर है। अभी 30 कैसे आएगा मैं बाद बताऊंगा। मान लीजिए ये विकर्ण मैंने खींच लिया, इस विकर्ण की लंबाई 30 मीटर है, तो इस विकर्ण ने इस खेत को दो भागों में बांट दिया। एक त्रिभुज हो गया ये, एक त्रिभुज हो गया ये। अब दोनों त्रिभुजों में तीन तीन भुजाएं हैं, आराम से क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद दोनों को जोड़ दो तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, और ये नियम बिल्कुल 100% सही होता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर अलग अलग भुजाएं हैं लेकिन भुजाओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जैसे यहाँ 24 और 30 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 26 और 18 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो ऐसे में आप औसत से भी कर सकते हैं, फिर भी कुछ फर्क आ जाएगा इस नियम से लगाने में। ठीक है, तो मैं दोनों नियम से आपको दिखाता हूं कि कितना फर्क आएगा अगर इस नाप की कोई खेत है तो पहला नियम ये है, जो बिल्कुल बेसिक है, जो कि सही नहीं माना जाता लेकिन करते हैं लेखपाल और अमीन। क्या है कि इन दोनों भुजाओं को जोड़ो, 24 और 30, 24 धन 30, और इनका औसत निकालो, यानी कि आधा करो। तो 30 20 50 4 54 का आधा होगा 27, यानी ये भुजा और ये भुजा औसतन कितनी मीटर लंबी है? 27 मीटर। 24 से ज्यादा, 30 से कम। अगर आप चौड़ाई की बात करें तो कितना है? 26 और 18, आधा कर दीजिए तो 8 6 14, 2 1 3 1 4, 44/2, यानी कि 22 मीटर। 8 4 12 4 26, यानी कि लंबाई औसतन 27 मीटर और चौड़ाई औसतन 22 मीटर आई। हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए बस लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दो, 27 का 22 में गुणा करो, तो जब 27 का 22 में गुणा करेंगे तो आएगा 594 वर्ग मीटर। 594 वर्ग मीटर। अभी आप इसको ध्यान में रखिए कि जब मैंने औसत वाले नियम से निकाला बिना विकर्ण के, तब इसका क्षेत्रफल आया 594 वर्ग मीटर। अब मैं इसको दूसरे नियम से निकालता हूं, विकर्ण के नियम से, तब इसका क्षेत्रफल कितना आता है। तब आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि वास्तविक क्षेत्रफल और गैर वास्तविक क्षेत्रफल में कितना फर्क है।
तो इसके लिए आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा। अब समझिएगा, अगर किसी तरफ 90 डिग्री का कोण है, मतलब 4 कोण है, चारों कोण अलग अलग होंगे, तो चेक करिए कि कौन सा कोण 90 डिग्री का है। अब ये कैसे चेक करोगे? खेत में गुनिया से। गुनिया का मतलब कि जैसे मान लो यहां पे आप इंची टेप रखो, 4 मीटर इधर नाप दो, 4 मीटर इधर, और फिर दोनों को मिला दो। अगर 5 मीटर हो गया तो समझ जाओ 90 डिग्री का है, अगर कम ज्यादा हो गया तो नहीं। तो इसमें ऐसा करेंगे तो ये 5 मीटर से ये ज्यादा आ जाएगा, इसमें करेंगे तो भी ज्यादा आ जाएगा, इसमें करेंगे इधर 3 इधर 4 तो ये 5 मीटर से कम आएगा, यानी ये 90 डिग्री से कम है। लेकिन इसमें रखेंगे तो इधर 3 नापिए, इधर 4 नापिए और मिला दीजिए। जैसे मान लो यहां से यहां आपने नापा 3, यहां आ गया, यहां से यहां आपने नापा 4, यहां आ गया। अब आप इसको नाप लीजिए तिक्खा वाला इंची टेप से, तो ये आएगा 5। तब आप 100% कह सकते हैं कि ये कोना 90 डिग्री का है। और अगर ये कोना 90 डिग्री का है तो इसी के ठीक सामने इन दोनों पर विकर्ण खींच दीजिए। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जो भी 90 डिग्री का कोण आए उसके ठीक सामने आप विकर्ण खींचिए। अगर ये 90 का आता तब मैं ऐसा विकर्ण नहीं खींचता, तब मैं ऐसा विकर्ण खींचता। ये 90 आता तब जैसे खींचा है ऐसे ही खींचते, ये 90 आता तब ऐसे खींचते। समझ आ रही है बात? 90 अगर जहां पे आया उसके ठीक सामने विकर्ण खींचना है और उस विकर्ण को नापना है बिल्कुल जिस 90 के हिसाब से आपने खींचा है उस 90 से संबंधित जो जो भुजा है उससे विकर्ण निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसा नहीं कि ये विकर्ण आपने खींच दिया तो अब इस विकर्ण को निकालने के लिए आप इस भुजा और इस भुजा का इस्तेमाल करें, इनसे नहीं निकलेगा क्योंकि ये 90 का नहीं है, 90 का ये है। तो इनसे जो भुजाएं लगी हैं उनका इस्तेमाल होगा पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय में ये कहा जाता है कि लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यानी यहां कर्ण का मतलब विकर्ण है, तो कर्ण या विकर्ण आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे? लंब का वर्ग कितना है? 18 स्क्वायर। आधार का वर्ग कितना है? 24 स्क्वायर। 18 18 326 धन 24 24 576। जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 124 धन 576। जोड़ दीजिए, आया 900 और 900 का वर्गमूल निकाल दीजिए, आया 30। इसका मतलब ये विकर्ण कितना होगा? 30 मीटर। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लो किसी भी तरफ 90 का नहीं हुआ, मतलब 4 कोणों में कोई भी कोण 90 का नहीं हुआ, तब विकर्ण कैसे निकालेंगे? तब आप विकर्ण नहीं निकाल पाएंगे। सीधी सी बात, एक लाइन में ध्यान रखिएगा, चारों में अगर कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है तब आप कॉपी में विकर्ण नहीं निकाल पाएंगे। कोई गणित का नियम नहीं है जो विकर्ण निकाल दे। तब आपको क्या करना है? आप शुद्ध माप भी करना चाहते हैं तब आपको खेत में जाके विकर्ण नापना पड़ेगा। डोरी यहां से यहां पकड़ा दीजिए, देख लीजिए कितना है। आप फिर चाहे इधर कर दीजिए इसको, चाहे जिसको कर दीजिए, एक विकर्ण निकाल लीजिए, एकदम 100% आ जाएगा। लेकिन अगर 90 हो गया तब आपका पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा। अब क्या करना है कि मेरे सामने 2 त्रिभुज हो गए, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं कि रूट के अंदर, यानी कि अच्छा पहला त्रिभुज यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो समकोण के ही आधार पर निकल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है। तो ऐसा अगर है तो आधार गुणित लंब ही केवल काम में आता है। 24 गुणित 18 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 2 9 18 और 24 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21, 216 वर्ग मीटर। ये आया पहले त्रिभुज का, यानी कि इसका क्षेत्रफल। मैंने पहले जो लाइन खींच दिया था हिरोन्स के फार्मूला के आधार पर, उससे आप करोगे तब भी यही आएगा।
अब दूसरा वाला जो त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसे करने के लिए हीरोन्स का ही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि उसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 30 30 60 और 26 86 हो गया। 86 का आधा कितना हुआ, 43। यहां पे अर्ध परिमाप लिखना होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ो, 26 30 30 और आधा कर दो तो कितना होगा, 86/2 बराबर 43। तो यहां 43 लिख दिया और गुणा का चिन्ह लगा के 43 में 26 घटाइए, फिर 43 में 30 घटाइए, फिर 43 में 30 घटाइए, तो कितना आएगा, 43 में 30 घटाएंगे तो 13, फिर 30 घटाएंगे 13 और फिर 26 घटाएंगे तो 17। सही है। किसी वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, मुझे याद नहीं है, कि सर विकर्ण जो होता है हमेशा वो भुजाओं से बड़ा होता है, तो आपका ये दोनों बराबर कैसे आ गया। उस वीडियो में मैंने शायद 50-50 लिया था, यहाँ 50 था तो यहाँ भी 50 आ गया था, तो ऐसा कैसे हो गया, हमेशा भुजा से विकर्ण बड़ा होता है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, उन्हें नहीं बल्कि सबको बताना चाहता हूं कि विकर्ण बड़ा होता है हमेशा, लेकिन इसका ये विकर्ण नहीं है। ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज का ये कर्ण या विकर्ण तब माना जाता जब यहाँ 90 डिग्री का कोण रहता। अगर आप इसे अलग से लिख देते हो बना करके ऐसे, तो ये 30 और ये 26, तो बताओ क्या ऐसा त्रिभुज बनता है कि नहीं, बिल्कुल बनता है। समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजा बराबर होती है, उसके सामने तीसरी भुजा बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी, है ना। तो यहाँ पे आप किसको कर्ण मानोगे, क्या ये कर्ण है इनका, नहीं। क्या ये कर्ण है, नहीं कर्ण है। कर्ण का मतलब 90 होना चाहिए सामने, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों बराबर हो सकता है। यहाँ पे जो 30-30 है वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। अब इन तीनों चारों का गुणा करिए, 43 गुणित 13 गुणित 13 गुणित 17, तो क्या आएगा, 123,539, 123,539, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,23,539, और इनका वर्गमूल निकाल दीजिए, 351.48, ये क्या आया, वर्ग मीटर। अब समझिएगा, जब मैंने औसत से निकाला था लंबाई चौड़ाई का तो आया था 594। अभी जब मैं त्रिभुज के आधार पे कर रहा हूं तो पहले त्रिभुज का आया है 216, दूसरे का आया है 351.48। सबको जोड़ दीजिए, 8 4.617 516 325, कितना आया, 567.48 वर्ग मीटर। औसत में आया था 594, वास्तव में आया है 567.48। कितना फर्क है, यहाँ 94 यहाँ 67, है ना, 60 30 90, कितना फर्क हो गया है। ये केवल जब भुजाओं में थोड़ा सा ही फर्क था, तो देखिए थोड़ा सा ही फर्क आया। अगर ये बहुत बड़ा फर्क होता, यहाँ 24 मीटर है, यहाँ 100 मीटर हो जाता, तब आप औसत से करते, तब ये क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा फर्क आता, वास्तविकता से कोसों दूर। इसलिए आपको जब भी वास्तविक क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कभी भी औसत वाला अप्लाई नहीं करेंगे नियम, बल्कि त्रिभुज वाला अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर बहुत कम अंतर है तब आप कर सकते हैं, उसमें चूंकि जमीन है, इसमें 2-4 वर्ग फीट या मीटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा अंतर है तो ऐसे करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया कि आप विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, डायगोनल खींच के। डायगोनल कैसे खींचोगे, ध्यान रखो, 90 डिग्री का किधर है उसके ठीक सामने, और अगर 90 का नहीं है किधर भी, तब आपको खेतों में जाकर के उसे नापना पड़ेगा। तो ठीक है, आज बस इतना ही। चूंकि विषम चतुर्भुज का डिवाइडेशन बहुत कठिन है, इसीलिए मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। इसके लिए अगला अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल मैं ये बताऊंगा कि विषम चतुर्भुज का बंटवारा हम कैसे करें, 2 भागों में, 3 भागों में या फिर 4 भागों में, ठीक है।
और मैं चाहता हूं कि आप उसको डिटेल में सीखें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वही है। इसीलिए मैं उसके लिए अलग से अगला वीडियो बनाऊंगा, इंतजार करिए। उसमें आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा कि इसे 2 भागों में, 3 भागों में या 4 भागों में आप कैसे बांटोगे। हालांकि इसके बंटवारे में भी बहुत विवाद रहता है, फिर भी ऐसा तरीका बताऊंगा कि विवाद रहित रहें आप। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।